नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। थ्री इडियट्स के फरहान तो आपको ज़रूर याद होंगे और याद होगी राजू, रैंचो और फरहान की दोस्ती भी। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं आर माधवन की, जो कि अब अपनी नई फिल्म को लेकर बेहद चर्चा में है। कई दशकों से आर माधवन एक्टिंग के फील्ड में अपना लोहा मनवाते हुए आ रहे हैं और अब वे अपनी इस नई फिल्म के द्वारा निर्देशन और लेखन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की, जो कि पिछले गुरुवार को ही ट्रेलर के साथ रिलीज़ की गई थी। जी हाँ, पिछले गुरुवार को नंबी इफेक्ट का ट्रेलर रिलीज़ किया गया, जिसके बाद से ही ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया और लोगों के जहन में ये सवाल आने लगा कि आखिरकार कौन है ये नंबी नारायणन जिसके ऊपर ये फिल्म बन रही है। आखिरकार कितना मजबूत है इनका व्यक्तित्व और इनके व्यक्तित्व के अंदर, इनकी जीवन के अंदर, इनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसके कारण एक स्क्रिप्ट बन गई और हम अब एक ड्रामा फिल्म भी देखने जा रहे हैं। तो इसके पहले कि आप इस फिल्म को देखें, हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन है ये नंबी नारायणन और कहाँ से रखते हैं ये ताल्लुक़। तो सबसे पहली बात आपको बता दी जाए कि नंबी नारायणन तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दिया जाए कि वे एक एरोस्पेस इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं और जब उनके ऊपर ऐसा केस हुआ था, यानी कि जब उनके ऊपर एक जाली जासूसी केस का आरोप लगाया गया था, उस वक्त वे इसरो के साइरोजेनिक्स विभाग के बेहद ही बेहतरीन सचिव भी थे और वे उस विभाग के प्रमुख भी रह चुके थे। आपको बताया जाए कि साल 1992 में उनके ऊपर ये केस लगाया गया था, यानी कि ये माना गया था कि उन्होंने, यानी कि नंबी नारायणन ने इसरो के द्वारा अंतरिक्ष अभियान की कुछ सूचनाएं जारी कर दी थी किसी फॉरेन एजेंसी को। हालांकि ये जासूसी केस जो था वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ बाद में, लेकिन इस केस ने उनके करियर को बेहद ज़्यादा प्रभावित किया था। तो ये कहानी तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले आपको बताया जाए कि किस तरीके से शुरुआती दौर में नंबी नारायणन ने अपने लिए, अपने करियर के लिए जद्दोजहद की और किस तरीके से उन्होंने भारत के भविष्य को बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए और कैसे उनको सहयोग मिला था कई बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का और कई बड़े बड़े अधिकारियों का भी। तो आपको बताया जाए कि 1966 में उन्होंने साराभाई से मुलाकात की, विक्रम साराभाई से। जी हाँ, विक्रम साराभाई से 1966 में जब उनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त वे फ्लूइड रॉकेट प्रपोल्शन पर काम कर रहे थे, यानी कि नंबी ये चाहते थे कि वे भारत के लिए फ्लूइड रॉकेट का आइडिया लाए, लेकिन क्योंकि उनके पास ना ही कोई बेहतरीन डिग्री थी, इसलिए साराभाई उन्हें मौका नहीं दे पा रहे थे। लेकिन वे चाहते थे कि वे नंबी को मौका दे आगे बढ़ने के लिए और इसीलिए नंबी ने एमटेक की डिग्री ली तिरुवनंतपुरम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ही। और जब वे वहाँ से एमटेक की डिग्री लेकर आए और तभी साराभाई ने उनकी मदद की नासा से एक और कोर्स करने में। जी हाँ, नासा से ही साराभाई ने मदद की नंबी की एक और कोर्स करने में, और वो भी था फ्लूइड प्रोपोर्शन के लिए भी। तो जब नासा से ऐसा कोर्स करके आए नंबी, तब 1970 के दशक में भारत लौटने के बाद उनकी तैयारी शुरू हुई भारत के भविष्य को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। हालांकि ये बात भी गौर करने लायक है कि जब नासा में वे तैयारी कर रहे थे, नंबी जब नासा में इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे थे, यानी फेलोशिप की ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी उनको वहाँ से भी जॉब्स के ऑफ़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बाहर, यानी कि विदेश में वो जॉब ऑफ़र ठुकरा कर भारत की तरफ फिर से वापस लौट आए ताकि वे भारत का भविष्य बना सके। और 1970 के समय से ही उन्होंने फ्लूइड रॉकेट प्रपल्शन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और ये भी बहुत ही सत्य बात है कि उन्होंने अपने इस सपने के ऊपर कामयाबी भी पा ली और उन्होंने एक फ्लूइड प्रपल्शन मोटर का भी आविष्कार कर लिया था। लेकिन
आपको बताया जाए कि इसी तकनीक को रूस को बेचने की भी कवायद हो रही थी, यानी कि भारत इस तकनीक को रूस को, रशिया को बेचना चाह रहा था लगभग 232 करोड़ के दाम में, लेकिन उस वक्त अमेरिका की दखलंदाजी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन क्योंकि ये जो बेचने की कवायद थी वो साल 1992 में हुई थी और उसके लगभग 2 साल बाद ही ऐसा आरोप लगाया गया, जी हाँ बिल्कुल ऐसा आरोप लगाया गया और ऐसा जाली जासूसी कांड में फंसाया गया नंबी को, जिसमें कि ये कहा गया कि इसी केस को, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि इसी प्रोजेक्ट को उन्होंने एजेंसीज़ को बेचने की कोशिश की, यानी कि फॉरेन एजेंसीज़ को बेचने की कोशिश की। इसके बाद कई सारी जांच कमेटी का गठन हुआ और इसके बाद ही नंबी नारायणन को उनके घर से जासूसी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनके ऊपर कई सारे अत्याचार किए गए। उन्हें जो इसरो के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया गया और जब वे उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, वे हमेशा सच के साथ अड़े हुए थे, तो उनके साथ मानसिक प्रताड़ना भी की जा रही थी। ऐसा उन्होंने अपने काफ़ी सारे बयानों में कहा है। लेकिन 1998 को ही कई सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जिन्होंने इस आरोप को गलत साबित किया और फिर उसके बाद 2001 में रिटायर हो गए नंबी नारायणन, यानी कि उनके पास अब समय ही नहीं बचा था अपने काम को दोबारा से करने के लिए। 2001 में रिटायर होने के बाद लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस केस को दोबारा से लड़ने की ठानी। उन्होंने ये सोचा कि उनके इमेज के ऊपर जो दाग लगा हुआ है वे अब उस दाग को मिटाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने दोबारा से 2001 के बाद उस लड़ाई को लड़ा और 2018 में उन्होंने जीत हासिल कर ली और उसके 1 साल बाद ही यानी कि 2019 को उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दिया गया, यानी कि उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया 2019 में। जिसके बाद से ये कहानी लिखी गई, यानी कि आर माधवन ने इस कहानी पर गौर किया, इस कहानी को लिखा और अब वे इस कहानी के ऊपर आधारित एक फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जल्द ही लाने वाले हैं। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार नंबी कौन है और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी की कहानी को अब पर्दे पर उकेरा जाएगा। तो इसी तरीके की जानकारियों के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।